हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्सआईएस एकेडमी। तो एग्ज़ाम के लिहाज से न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारा आज का डिस्कशन है वो जो भी आर्टिकल है वो एग्ज़ाम के सिलेबस से कैसे लिंक्ड है और उसको कैसे एक हॉलिस्टिक वे में पढ़ना होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग वेलफेयर पॉलिटिक्स ट्रांसलेट इनटू वोट्स। तो कैसे जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है वो वोट में ट्रांसलेट कर रहा है, कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आपका स्टेट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे वो कैसे बहुत सारे केसेस में कंड्यूसिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज बिहार का जो कंडीशन है और केरला का जो कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो दोनों ही डिफरेंट है। और उसी के लिहाज से देखा जाए तो बिहार की जो स्कीम्स की प्रायोरिटीज है या फिर वेलफेयर की जो भी प्रायोरिटीज है वो बिहार से मैच नहीं करती है और बिहार की केरला से मैच नहीं करती है। तो इसीलिए जो भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ हमारा स्कीम्स है और या फिर जो भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेलफेयरिज्म है उसको कैसे हमें डिसेंट्रलाइज करना है। ओके, और कैसे उसको लोकल लेवल पे भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। तो रोल ऑफ, जस्ट अ मिनट। तो ये देख सकते हैं आप, रोल ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स। तो रोल ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स क्या होता है? ओके, कैसे जो रोल ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स है वो कैसे हमारा इनइक्वालिटी या फिर पॉवर्टी ये सब को दूर करने के लिए कोशिश करता है। ओके, लेकिन कैसे डिफरेंट समय पे देखा गया है कि जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है उसमें कुछ लिमिटेशंस है जिसके वजह से क्या है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अड़चने आ रही है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वोटर बिहेवियर। तो ऐसे क्या फैक्टर है जो वोटर्स के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी जो भी पॉलिसीज ली जाती है आप देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल में जो भी प्रेफरेंसेस है शायद उसको मीट नहीं कर रहा हो, जैसे कि जो एक्सेस सभी को मिल रहा है या नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छा है या नहीं, ओके, टाइम फ्रेम के अंदर वो सर्विस मिल रहा है या नहीं। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, वोटर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज लेता है तो उससे जितने भी जो भी बेनिफिशियरीज है, जितने भी लोगों ने उनके लाभ उठाए हैं वो सभी वो पर्टिकुलर जो जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लिए हैं उनको वोट करेंगे। ओके, तो ये उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ठीक है ना। फिर क्या क्या चैलेंजेस है वेलफेयर पॉलिटिक्स में? एक क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन है। तो क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन क्या हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है तो उसका क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेना चाह रही है। ओके, तो उसी को कहा गया है क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन। और इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं कि जो भी हमारे पॉलिसीज है उसमें एक क्या है, रीजनल नुएंस होना चाहिए। एक रीजनल हमें समझ होनी चाहिए कि जो भी पॉलिसी सेंट्रल लेवल में बनाई जा रही है पूरे देश के लिए, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, तो क्या टॉप डाउन अप्रोच सही है? ओके, क्या टॉप डाउन अप्रोच से सभी का जो सोशियो इकोनॉमिक जो वेलबींग है वो इंश्योर किया जा सकता है? क्या सभी स्टेट्स की प्रायोरिटीज सेम है? क्या सब रीजन्स की प्रायोरिटी सेम है? क्या सभी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है वो सेम है? तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो जैसे बहुत सारे स्कीम्स है देखे जाते हैं, जैसे आपके केस स्टडी में MGNरेगा है, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज देखे गए हैं, जैसे पेमेंट में डिलेज है, पोर मॉनिटरिंग है। ओके, फिर आपका जो PDS है उसमें लीकेजेस देखा गया है, फिर एक्सक्लूजन एरर, इंक्लूजन एरर देखा गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, हमें जो भी हमारा वेलफेयर स्कीम्स है उसको क्या है, जो पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा हट के उसको रखना चाहिए, ठीक है ना। और पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो रहेगा ही, लेकिन उसको ऐसे रखना चाहिए कि वेलफेयर जो है लोगों का उसमें हैम्पर ना हो, पॉलिटिक्स भी बचा रहे और वेलफेयर भी होता रहे, ठीक है ना। तो इसी के लिए क्या है, बहुत सारे सुझाव भी है कि जो भी आपका पॉलिसीज है उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाना है। जैसे हमें क्या करना है, टॉप डाउन अप्रोच के साथ ही बॉटम अप अप्रोच को भी इसमें शामिल करना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम। तो जैसे हमने ये वेलफेयर के ऊपर बात कर रहे हैं ये टॉपिक में, तो वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है ना, कि कौन सा वेलफेयर स्कीम है जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल एरिया में। तो इससे आपको सही जवाब निकालना है।
व्हाट इज द मेजर चैलेंज एसोसिएटेड विद सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, तो ये पूरा टॉपिक जो है न्यूज़पेपर में आया है, ये बात करता है रिगार्डिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम। ये सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से वेलफेयर स्कीम्स में क्या क्या अड़चने आ रही है, और ये कैसे जो इसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर का वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और उसके सजेशन के हिसाब से हमें कौन से रिकमेंडेशंस देने हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज करना है, ओके, एक बॉटम अप अप्रोच हमें रखना है, तभी क्या है वेलफेयर जो है वो आपका एंश्योर होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे हाउ डू वेलफेयर स्कीम्स इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। तो वोटिंग बिहेवियर को वेलफेयर स्कीम्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, डिस्कस विथ एग्जांपल। तो अभी के समय पे फ्री बी का भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं। एनालाइज द चैलेंजेस पोस्ड बाय क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन। तो क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन कैसे हो रहा है स्कीम्स को लेके, कैसे सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है ताकि क्रेडिट लिया जा सके। ओके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप देखिए, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द डिलीवरी एंड इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। तो इसमें आपको क्या है, सजेशन देने हैं कैसे हम जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उसका डिलीवरी को और इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ इसमें आपका डिफरेंट जो भी हमारा पेपर है GS 1 2 3 4, उससे ये सभी चीजें कैसे लिंक है वो इसमें मेंशन कर दी गई है। जैसे GS पेपर 1 के 1 के लिए जो पॉलिटी और गवर्नेंस है, ये पेपर 1 नहीं होगा, पेपर 2 होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ओके, तो की टॉपिक उसमें क्या है, वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नेंस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है। ओके, तो कैसे इसमें इम्पैक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे है, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2021 में। ओके, फिर 2022 में पूछा जा चुका है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्रोबेबल क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तो देखिए आप, ये वेलफेयर के रिगार्डिंग, ओके, वोटिंग बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो ये सब चीजों को आपको ये थीम्स को समझना है। ये थीम आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से वही है, तो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटी। ओके, तो इसके रिगार्डिंग की टॉपिक हमारे हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, गवर्नेंस चैलेंजेस, अकाउंटेबिलिटी इन वेलफेयर डिलीवरी। ओके, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए आप देख सकते हैं। फिर से इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर, तो इन फ्यूचर भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें एनालाइज द रोल ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज। तो कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में एक सिंक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी क्या है जो भी वेलफेयर है उसको एंश्योर किया जा सकता है। तो इसमें आपका क्या है, एक जो हमारा फेडरलिज्म टॉपिक है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, कि कैसे हमारा जो भी फेडरल सिस्टम है उसमें कौन से कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, कैसे कम्बैट हो रहा है, तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, फिर से इसमें आपका वोटिंग बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है इसमें क्रेडिट मोनोपोलाइजेशन इन वेलफेयर स्कीम के ऊपर, तो आप इन फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर ऐसे में भी क्या प्रोबेबल टॉपिक बन सकते हैं, वेलफेयर एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ओके, तो ये वेलफेयर कैसे एक टूल हो सकता है सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। ओके, तो सोशल जस्टिस भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अपने आप में बुरा नहीं है अगर ये सोशल जस्टिस इंश्योर कर रहा है तो। ओके, तो ये जो भी डुअल गोल है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट करना जरूरी है, उसको अचीव करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आप APSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन फ्यूचर। तो वेलफेयर स्कीम रिगार्डिंग आपको पढ़ने हैं। ओके, फिर आपको प्रोबेबल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MGNREGA देखना है। ओके, ये कैसे रूरल लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर रहा है वो समझना है, ठीक है। फिर आपका मेंस में इसका रीजनल एंगल आपको देखना है। ओके, जैसे PDS हो गए, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गए, ये सभी का आसाम के आसाम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है वी नीड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज जजेस। ओके, तो ये टॉपिक सीधा सीधी जुड़ा हुआ है जुडिशरी से। तो जुडिशरी में कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने हैं, क्योंकि हमारे जुडिशरी में क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे गए, स्पेशली बैकलॉग्स,
देखे गए हैं, फिर वैकेंसीज बहुत सारी है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसमें डिले देखा जा रहा है। तो कैसे उस डिले को, बैकलॉग को, ओके, वैकेंसीज को एड्रेस किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल इन डिटेल बात करता है। तो ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है रिगार्डिंग रिफॉर्मेशन इन जुडिशरी। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला मुद्दा ही इसमें आ जाता है कि आपका जुडिशियल बैकलॉग्स एंड वैकेंसीज जो है उसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, और उसके लिए हमें क्या है, अपॉइंटमेंट्स करने हैं, और अपॉइंटमेंट भी क्या है, डिस्टिंग्विश जो जूरिस्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आर्टिकल इस विषय में बात करता है कि सिर्फ जुडिशियरी बैकग्राउंड वाले को ही नहीं, जो भी एकेडमिक लाइन में एक्सपर्ट है, ओके, टेक्निकल लाइन में एक्सपर्ट है, एनवायरमेंट के फील्ड में एक्सपर्ट है, वैसे लोगों को भी जुडिशियरी में शामिल करने की बात करता है। ठीक है ना, और उसमें कौन से आपके प्रोज होंगे, कॉन्स होंगे, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो इन फ्यूचर इसके ऊपर भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें लिखा गया है, देखिए आप देख सकते हैं, रोल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ओके, ब्रिंगिंग एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, ओके, एंड लीगल एक्सपर्ट्स इनटू द जुडिशरी वुड ensure judicial decision with specialized knowledge। ओके, तो स्पेशलाइज नॉलेज पे फोकस किया जा रहा है। ओके, रिसर्च बैक्ड इंसाइट्स में फोकस किया जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जाम में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, ओके, म्यांमार, केनिया, थाईलैंड, इन सब देशों ने भी जो आपके जूरिस्ट और प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया गया है जुडिशरी में। ओके, जो सिर्फ जुडिशियल बैकग्राउंड के ही नहीं है, डिफरेंट फील्ड में वो एक्सपर्ट है। ओके, तो ऐसा होने से क्या होता है, डिफरेंट फील्ड्स का जो एक्सपर्टीज है उसको हमारे जुडिशियल डोमेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो इस चैलेंजेस में आप देखिए कि जो कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस है वो लैगिंग रहेगा उनमें। ओके, प्रोसीजरल नॉलेज नहीं रहेगा एकेडमिशियंस के अंदर। ओके, फिर रेजिस्टेंस आएगा फ्रॉम ट्रेडिशनल लीगल प्रैक्टिशनर्स और इंस्टीट्यूशंस। ओके, नीड फॉर एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, तो उनको अच्छा से ट्रेनिंग और मेंटोरिंग भी करना पड़ेगा अगर जुडिशियल रोल दिया जाता है तो। और सोल्यूशंस क्या दिया गया है ये सभी आप इसमें देख सकते हैं। ओके, जैसे फिलिंग वैकेंसीज विद स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम करना होगा। ओके, फिर इनोवेटिव मेजर्स लेने होंगे। ओके, और जुडिशियरी के उस ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि ये सोशियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको दूर कर देंगी, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस होगा। ओके, फिर आपका जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंट होगा, लोगों का जो ट्रस्ट है वो जुडिशियल सिस्टम पे बना रहेगा। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं टॉपिक नंबर। ओके, इसके रिगार्डिंग और भी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर बोथ प्री एंड मेंस दे दिए हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक हिंट भी ले सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन से कि हमने जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है प्रायोरिटाइजिंग IMEC इज एन अमेरिकन इज इन अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, तो ये कैसे अमेरिका या फिर इंडिया का इंटरेस्ट में बेस्ट होगा वो देखना जरूरी है। तो IMEC हो गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा मदद कैसे होगा आप इसमें देख सकते हैं कि ये इनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा इसमें, ट्रेड इफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी क्या करेगा, काउंटर करेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक का आप देख सकते हैं कि IMEC का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड नेटवर्क को ठीक करना है। ठीक है ना, फिर रेलवे, शिपिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, ओके, ये सभी को रोबस्ट बनाना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस, इन सबको इसमें कनेक्ट करना है। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसका देखा गया है। तो USA के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है,
आईएमईसी का और इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, दोनों ही देखना जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पूछा जाएगा। ओके, और इसका कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं विद बीआरआई, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो ये जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइनीज फंडेड है और इसका बहुत क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि ये एक डेथ ट्रैप, देशों को डेथ ट्रैप में धकेलता है, जैसे हमने श्रीलंका के केस में देखा था। ओके, और जो आईएमईसी है वो क्या है, मल्टीलैटरल इनिशिएटिव है, फोस्टरिंग पार्टनरशिप बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बात कर बेस्ड है और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है और सस्टेनेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ओके, और इसके अदर बेनिफिट्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट बेनिफिट इसमें मेंशन किया गया है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ओके, फ्यूचर्स के क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, और चैलेंजेस टू आईएमईसी इंप्लीमेंटेशन, तो क्या क्या चैलेंजेस है। तो आप एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारे लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका एनवायरनमेंट बेनिफिट क्या है, ओके, चैलेंजेस इसके क्या है, ओके, और फिर से इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसमें कैसा रहेगा। तो ये सभी लाइन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस बना दिए हैं और पास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेस्ड में। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग सॉवरेन पेंशन फंड्स अवेट क्लियरिटी फ्रॉम बजट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो कैसे जो हमारा सोवरेन और पेंशन फंड है, ओके, वो कैसे हमारा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है, ओके, तो उसको कैसे उसमें कैसे मदद कर रहा है, और इसका जो भी एक सनसेट क्लॉज था कि ये जो भी फंड है इसमें आपका टैक्स बेनिफिट सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही रहेगा। तो ये आगे देखना होगा कि गवर्नमेंट जो भी बजट लेके आ रही है 25-26 ईयर के लिए, तो उसमें क्या चेंजेस इसमें लाने हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे मददगार है, ये सभी चीजें हमने इसमें मेंशन की है। ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं, तो आप ये अपने ओर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग इंडिया ईयू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बिशंस एंड सेंसिटिविटीज। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में होना है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो कुछ ही दिन पहले हमने इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बात किया था, क्योंकि ये अभी कुछ समय से चर्चे पे रहा है। ओके, तो इसके ऊपर भी आप क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आप एक टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम पे आप देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है फ्री ट्रेड रिगार्डिंग, क्योंकि पहले भी क्या है आपका, आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पैक्ट ऑफ फ्री ट्रेड ऑन इंडिया ट्रेड, ओके, इंडिया ट्रेड रिलेशन विद ईयू एंड एशिया। तो इस लाइन पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्या होता है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसी में से पूछा जाता है, लेकिन करंट को लिंक करके पूछा जाता है। ओके, तो जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, ओके, या फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, ओके, ग्रोथ कॉरिडोर्स क्या है, तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जब उसमें पढ़ते हैं तो अभी उस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम आइडिया लगा सकते हैं न्यूज़पेपर से, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक बना रहेगा उसी के रिगार्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको न्यूज़पेपर का जो भी करंट डेवलपमेंट है उसको सब्सटेंशिएट करते हुए आपका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग बैंक्स मस्ट वॉच आउट फॉर रिस्क एसोसिएटेड विथ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके, तो कैसे बैंक जो है, बैंक में आपका ये क्या बोलते हैं, जो भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आपका क्या है, पूरा कॉमर्शियल बैंक का जो भी रोल है, ओके, उनके जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो कैसे मैनेज करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इकोनॉमिक्स से पूरे जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो लेना है, और लेने के बाद हम इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बैंकिंग लिक्विडिटी, रोल ऑफ आरबीआई इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, फिर व्हाट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ओके, तो ये आप प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए हैं, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कैसे लिया जाता है बाय आरबीआई, ओके, फिर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बैड लोन क्या है, ये चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर डिस्कस हाउ कॉन्टीजेंसी फंड, तो कैसे कॉन्टीजेंसी फंड बनाना है ताकि बैंक क्या करे, जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उसको टेकल कर सके, ओके। इसके साथ ही आपको करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, ओके, फिक्स डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, ओके, ये सभी चीजें बैंक को कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ये चीजें समझना जरूरी हो जाता है। तो इसमें ये सभी चीजें मेंशन की गई है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग फ्रॉम आउटराइट सेल टू रिटेनिंग स्टेक, गवर्नमेंट रीथिंकिंग सीपीएसई डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, रीथिंक कर रही है कि जो भी सीपीईसी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसका जो भी स्टेक है उसको कैसे वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बचा के रखे, ओके, और उससे प्रॉफिट ले सके और हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, उसको बनाए रख सके, ओके। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है जितना भी आपका पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, और या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उनमें जो भी स्ट्रेटेजिक नहीं है, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है, ओके, वो प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। तो 51% प्लस अगर स्टेक रहता है तो वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो जाता है, और 49% के नीचे होने से वो क्या हो जाता है, या फिर 49% होने से वो प्राइवेटाइज हो जाता है, ओके। तो लगभग 51%, लगभग नहीं, 51% के ऊपर ही होना पड़ेगा, ओके, 51% या फिर उससे ऊपर, तो वो हो गया पब्लिक सेक्टर, और उससे नीचे हुआ तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट कैसे प्राइवेटाइज कर रही है, ये उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। और गवर्नमेंट कौन कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जिसमें अपना जो स्टेक है वो बनाए रखना चाहती है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो इसमें आपको क्या है, अबाउट जो सीपीएसई है कितने सारे हैं और इसका क्या रोल है हमारे इकोनॉमी पे, ओके, स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे, सिक्योरिटी पे, ये कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ओके, और फिर सीपीएसई में कौन कौन से चैलेंजेस देखे गए हैं, उसको टेकल कैसे किया जा सकता है, ओके, अगर सीपीएसई को प्राइवेटाइज किया जाए तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, ओके। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है, और बाकी सारा क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग फील्ड्स ऑफ विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के गोल को लेके हम पहले भी बहुत सारे आर्टिकल चर्चा कर चुके हैं। कल जैसे हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल देखा था हमने कि कैसे हेल्थ सेक्टर को रोबस्ट बनाना है, यूनिवर्सल कवरेज लाना है, ताकि हम देश में विकसित भारत जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर सके बाय 2047। और ये आर्टिकल सिमिलरली अलग एक लाइन में बात करता है, और स्पेशली ये एम्फासिस करता है ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को हम कैसे और टेक ड्रिवन और स्मार्ट बना सके, ताकि हम जो हमारा विकसित भारत का गोल है उसको 2047 तक एग्रीकल्चर के फील्ड में भी पा सके, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, और क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, और पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग हु इज अफ्रेड ऑफ ट्रम्प। तो अभी जैसे ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, तो अभी ट्रम्प साहब का जो भी डिसीजंस होगा वो इंटरनेशनल अफेयर में, इकोनॉमी में हो, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में हो, कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि ट्रम्प साहब जो भी एक्शन लेंगे, ओके, ऐसा नहीं है कि वो एक्शन हमें हार्म करेगा। उनका जो भी एक्शन रहेगा, अगर वो इंटरनेशनल एरिना में दूसरे देशों को अगर हार्म कर रहा है तो उसमें उसमें यूएसए का भी हार्म होगा। फॉर एग्जांपल जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, अगर यूएसए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेती है तो उसका बेनिफिट क्या है कि अमेरिका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से उसके अपने देश को ग्रो करना चाहेगा, ठीक है ना। तो उनका जो भी आर्मी एक्शंस होता है अलग देशों में वो कम हो जाएंगे, तो अगर वो कम होंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड में पीस बना रहेगा, ठीक है ना। तो वो चीजें इसमें बात बताई गई है, ओके। इसके अलावा अगर अमेरिका कोई भी ट्रेड पॉलिसीज लेता है, कोई भी पकड़ लीजिए आप, उन लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, तो ये उनका जो बिजनेस है उसको भी हार्म करेगा, क्योंकि आज के समय पे क्या है, देश का जितना भी इकोनॉमी है, ओके, एक देश का, वो अलग अलग देश से इंटरकनेक्टेड है।
ओके, तो इसमें यही बातें की गई है कि इससे मतलब भयभीत होने का कोई बात नहीं है, या फिर ये चिंता का विषय नहीं है हम लोग जितना इसके ऊपर कंसर्न जता रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो अमेरिका कोई भी पॉलिसी लेता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप एक दूसरे देश का ही नुकसान होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, अमेरिका का खुद का भी नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका ऐसा काम ही नहीं करेगा कि जिससे उनको नुकसान हो। ओके, तो वो जब अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो एक म्यूचुअल बेनिफिट रख के ही वो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस मेंशन कर दिए गए हैं और पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी दिखा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग रिकैंडलिंग रिपब्लिकनिज्म। जो रिपब्लिकनिज्म है वो क्या है, ओके, और रिपब्लिकनिज्म के जो भी वैल्यूज है उसको हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। जैसे कि अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल उसी रिगार्डिंग है और इससे आपको क्या है एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा अबाउट आपके मतलब रिपब्लिकनिज्म के कॉन्सेप्ट प्लस उसके उससे जुड़े हुए वैल्यूज के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर में, उसी के रिगार्डिंग ये सभी चीजें मेंशन कर दी गई है। ओके, तो ये सभी चीजें देखना बहुत जरूरी है और ये आर्टिकल काफी अच्छा है, आप खुद से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एनुअल मीट बिगिंस इन डावोस, व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये आर्टिकल हमें रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताता है कि कैसे ये इंटरनेशनल एनजीओ है और ये कैसे इकोनॉमी के फील्ड में, ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, क्लाइमेट एक्शन के फील्ड में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल भी हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग बेल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, तो इसमें हमें जरूरी हो जाता है पीएमएलए को पूरी तरीके से समझना। ओके, पीएमएलए हो गया या फिर आपका एनएसए हो गया, फिर यूएपीए जो एक्ट है उसके बारे में समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन इन फ्यूचर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अभी एससी और जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका बेल रिगार्डिंग क्या इसमें इंटरप्रिटेशन रहा है उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, नेक्स्ट ये जो रिसेंट जजमेंट आया है, जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर का मामला था, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि मिटिगेटिंग एग्रावेटिंग सर्कमस्टेंसेस इन डेथ पेनल्टी केसेस। ओके, तो डेथ पेनल्टी का जो भी केसेस है उसमें जो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन है, ओके, तो वो क्या है, ठीक है ना, उसको कब इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कब डेथ पेनल्टी देना होगा कब नहीं देना होगा। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात करता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से मिटिगेटिंग प्रोविजंस है और एग्रावेटिंग प्रोविजंस है ये जानने जरूरी हो जाते हैं। तो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, आप ये सभी आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो भी अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग री इमेजिन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर सुपीरियर आउटकम। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैसे वर्क करता है, उसका क्या मैंडेट है, ओके, उसमें क्या एडवांटेजेस और हाल ही में क्या डिसएडवांटेजेस देखे गए हैं, उसको कैसे रिफॉर्म करना है, ये उस रिगार्डिंग बात करता है। ओके, तो इसका पूरा पास्ट भी हमें देखना जरूरी हो जाता है कि कैसे एनजीटी एक्ट आया, कैसे एनजीटी फॉर्म हुआ, ओके, और इसका पूरा काम करने का तरीका कैसा है, ओके, कौन से रिफॉर्म्स जरूरी है, तो वो सभी देखने जरूरी हो जाते हैं। ओके, और इससे भी आप ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ये सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस है और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ये बात करता है रिगार्डिंग इंडियाज वाटर फ्यूचर। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और जो भी नेचुरल रिसोर्स है स्पेशली जैसे वाटर,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर सर्वाइवल। तो ये रिसोर्स कैसे स्कैसिटी की तरफ जा रहा है, ओके, इसका डिमांड कैसे दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे लोगों का जो डिमांड है वाटर का उसको फुलफिल किया जा सके, तो उसके लिए क्या है, जो वाटर गवर्नेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ओके। और जो भी वाटर बॉडीज है उसको अच्छी तरह से पोल्यूशन से फ्री रखना है, क्लाइमेट चेंज का जो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है उसको टेकल करना है, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। तो इसके ऊपर भी आप इन फ्यूचर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए यहाँ पे रेडी कर दिया है, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ अ रेगुलेटर। तो ये बात करता है रिगार्डिंग जो भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, ओके, या फिर जो भी हमारा मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें जितने भी रेगुलेटर्स है, जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, आईआरडीए हो गया, ओके, तो उसी के रिगार्डिंग बात करता है, ओके, उनके कंपोजिशन, उनके फंक्शंस, उनके फंक्शन में कितना इंडिपेंडेंस है, कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ओके, उसको कैसे ठीक किया जा सके, तो ये उसी रिगार्डिंग बात करता है, ओके। तो इसमें भी हमने क्या है, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मेंशन कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, ओके। और जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग स्टार्टअप, ओके। तो कैसे हमारा जो स्टार्टअप का सिस्टम है, ओके, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे जो फाइनेंशियल जो उनके जरूरतें है उसको कैसे पूरा करना है, गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग कौन से फंड्स लिए हैं, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। फिर आपका इसमें वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। और ये स्टार्टअप हमको कैसे विकसित भारत का जो गोल है उसको अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है, ये सभी चीजें आप इससे समझ सकते हैं। और एंड में हमने जो भी जरूरी क्वेश्चंस है वो मेंशन कर दिए हैं, ओके। तो इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि इस एनालिसिस से हम आपको ये बता सके कि जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल है वो कैसे हमारे एग्जाम से लिंक्ड है और उससे रिगार्डिंग कैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके, और कैसे प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसको लिंक करके ये भी आपको बता दिया गया है कि इसके लिए आपका जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है वो कितना स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशनल लर्निंग, आप इन चीजों को समझने में पूरी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे। तो पूरी तरह से समझने के लिए आप जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रांग कीजिए, ओके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।